नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मुद्दा कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बेल के खेल की। जी हां, क्या किसी को बेल लेने के लिए अदालतों में आखिर कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसी मुद्दे को लेकर बात की गई है। और साथ ही हम इसी मुद्दे को लेकर एक याचिका जो दाखिल की गई और उस बाबत 1 साल तक जो सूचीबद्ध भी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से भी अधिक समय से जमानत याचिका सूचीबद्ध नहीं होने के चलते सर्वोच्च अदालत ने कड़ा ऐतराज जताया है। और इसी बाबत सीआरपीसी की धारा 439 के तहत इसे 1 साल से भी अधिक समय से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये जमानत याचिका लंबित है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और साथ ही वी रामा सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा है कि आरोपित की जमानत याचिका की सुनवाई से इनकार करना उसके अधिकारों का उल्लंघन है और आजादी के अधिकार को बाधित करता है। कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा महामारी के बीच कम से कम आधे न्यायाधीशों को वैकल्पिक दिनों में बैठना चाहिए ताकि संकट में फंसे व्यक्ति की सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, इसके कानूनी पहलू क्या हो सकता है, और इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले की रिपोर्ट देखिए। 1 साल से ज्यादा समय से जमानत की याचिका का पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है। खंडपीठ ने कहा है कि वो ये देखकर स्तब्ध है कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत उसकी सुनवाई 1 साल से भी अधिक समय से नहीं हो सकी है। सर्वोच्च अदालत चुन्नीलाल गाबा की दायर विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई कर रही थी। गाबा की यह याचिका 28 फरवरी 2020 से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत संबंधी याचिका के सूचीबद्ध नहीं होने से हिरासत में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक जमानत याचिका के 1 साल से भी अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर हैरत जताते हुए कहा कि सुनवाई से इनकार करना किसी आरोपी के अधिकार और स्वतंत्रता का हनन है। न्यायालय ने इसके साथ ही जोर दिया कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के बीच कम से कम आधे न्यायाधीशों को वैकल्पिक दिनों में बैठना चाहिए ताकि संकट में फंसे लोगों की सुनवाई हो सके। कोर्ट ने कहा कि जमानत से इनकार करना स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि इस महामारी के दौरान भी जब सभी अदालतें सभी मामलों की सुनवाई करने और फैसला करने का प्रयास कर रही हैं, जमानत के लिए इस प्रकार के किसी आवेदन के सूचीबद्ध नहीं होने से न्याय मुहैया कराने का मकसद नाकाम होता है। पीठ ने पारित अपने आदेश में कहा कि मौजूदा महामारी के बीच कम से कम आधे न्यायाधीशों को वैकल्पिक दिनों में बैठना चाहिए ताकि संकट में फंसे व्यक्ति की सुनवाई हो सके। उच्चतम न्यायालय उस आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पिछले साल 28 फरवरी से लंबित एक जमानत याचिका पर सुनवाई के अनुरोध को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा कि आमतौर पर हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन हम ये आदेश पारित करने के लिए विवश हैं क्योंकि हमें देखकर हैरान है कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत याचिका को 1 साल से अधिक समय बाद भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा। 4 जुलाई 2020 को सीबीआई अदालत ने गाबा की अंतरिम जमानत रद्द कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, लगातार जिस तरीके से बेल का खेल चल रहा है उस बाबत आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर निर्देश दिया और कड़ा ऐतराज भी जताया है कि आखिर जो जमानत की याचिका है उस पर 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन लिस्टिंग नहीं हो पा रही है। क्या कारण है इसके पीछे, आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो जमानत याचिकाएं हैं वो लटकी हुई हैं और अभी तक उनकी लिस्टिंग नहीं हो पा रही है। हमारे जो खास मेहमान है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जस्टिस रविंद्र सिंह है जो कि फॉर्मर जस्टिस हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वेदभूषण है एक्स आईपीएस ऑफिसर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जस्टिस रविंद्र सिंह जी, आखिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कड़ा ऐतराज जताना पड़ गया है कि 1 साल से भी मामले लंबित है और उसके बावजूद भी अभी तक अगर देखा जाए तो लिस्टिंग नहीं हो पा रही है। नौबत ऐसी क्यों आ रही है आखिर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चिंता बहुत स्वाभाविक है और बेल एप्लीकेशंस में जो लापरवाही होती है न्यायालयों में उसके कई कारण हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। बेल एप्लीकेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पड़ती है। तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ज्यादा विलंब नहीं होता है,
ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 दिन का विलंब होता है, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां डे टू डे इंस्ट्रक्शन थाने से आते हैं। उसके बाद वो बेल एप्लीकेशन अगर खारिज होती है तो सेशन कोर्ट में जाती है। सेशंस कोर्ट का भी रवैया बहुत अच्छा नहीं है। कई स्टेट और कई सेशन जज के देखे गए कि वो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद डेट लगाते हैं सुनवाई के लिए। वो बहुत आपत्तिजनक स्थिति है, क्योंकि सेशन जज करते क्या है कि सेशन जज स्वयं भी सारी बेल एप्लीकेशन तय करना चाहते हैं, उससे कोटा मिलता है उनको। बाकी जो काम है ट्रायल वगैरह का न करके वो अपना कोटा बेल एप्लीकेशन से पूरा करना चाहते हैं। मेरा सुझाव ये है कि अगर सेशन जज बेल एप्लीकेशन ज्यादा है तो सेशन जज को, दूसरे एडिशनल सेशन जज को जो बराबर पावर रखते हैं, उनको इस हिसाब से ट्रांसफर कर देना चाहिए जिससे वो डे टू डे बेल एप्लीकेशन डिस्पोजल हो जाए। लेकिन तमाम सेशन जज इस तरह की व्यवस्था नहीं करते हैं। अंत में वो होता परिणाम क्या होता है, बेल एप्लीकेशन डिले हो जाती है, सेशंस कोर्ट में महीनों पड़ी रहती। सेशंस कोर्ट खारिज होने के बाद वो बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में आती है। हाई कोर्ट में नोटिस दिया जाता है। नोटिस का मतलब ये होता है कि वो स्टेट नोटिस एक्सेप्ट करती है और जो टाइम प्रिस्क्राइब है उसके अंदर थाने, संबंधित थाने से इंस्ट्रक्शन सी करती है। और उसके लिए एक पूरा सिस्टम है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, कई पब्लिक प्रोसिक्यूटर हर हाई कोर्ट में अपॉइंटेड है। वो उनका जिम्मेदारी यही है कि टाइम से थाने से इंस्ट्रक्शन सीख करें। तो उस स्टेज पर भी लापरवाही होती है, क्योंकि वो एडवोकेट जनरल के अंडर में काम करते हैं या गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर में काम करते हैं। तो वो उनकी लापरवाही की वजह से भी इंस्ट्रक्शन, जो थाने से इंस्ट्रक्शन समय से आना चाहिए, नहीं आते हैं। जब मैटर टेकअप होता है कोर्ट के सामने, तो जो आरोप है बेल एप्लीकेशन ग्राउंड है, उसका जवाब न आने की वजह से भी अदालतों को मजबूरन टाइम देना पड़ता है सरकारी वकीलों को। वो भी एक आपत्तिजनक स्थिति है, क्योंकि स्टेट की साइड से इंस्ट्रक्शन विद इन टाइम आना चाहिए, और ये इनएफिशिएंसी ऑफ द स्टेट होती है जहां पर इंस्ट्रक्शन समय से रिसीव नहीं होते। एक तो वो कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये, कहीं बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा दाखिल होती है कहीं। तो ये जो मास्टर रोस्टर का जो मास्टर है, चीफ जस्टिस होते हैं। चीफ जस्टिस की ये जिम्मेदारी होती है कि डे टू डे देखें कि जितने केसेस फाइल हुए उनका डिस्पोजल हुआ कि नहीं हुआ। अगर केसेस की संख्या ज्यादा है तो वो उन केसेस को अन्य ऑनरेबल जजेस में बांटते हैं, जिससे डे टू डे डिस्पोजल हो जाए। होता क्या है, एक कोर्ट अलॉट कर दी जिसकी क्षमता 20 केस 25 केस सुनने की है, लेकिन उसके यहाँ 100 केस 150 केस दाखिल है, तो वो स्वाभाविक है, वो उस दिन वो सुनवाई नहीं हो सकती। और यही क्रम फिर आगे जाएगा तो बैकलॉग हो जाता है। तो ये चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी अदालतों में काम भेजे जहां डिस्पोजल फास्ट हो और बैकलॉग नहीं बचे। अगर बैकलॉग नहीं बचेगा तो जो लिस्टेड केसेस हैं, फ्रेश के केसेस के लिए अलग कोर्ट कर देनी चाहिए, लिस्टेड केसेस के लिए अलग कोर्ट कर देनी चाहिए, और लिस्टेड केसेस उतने ही लगने चाहिए जितने जज की डिसाइड करने की क्षमता है। होता क्या है कि जज की क्षमता तो 20-25 केस या 30-40 केस सुनने की है, लेकिन उनके 150-200 केस लगते हैं। परिणाम क्या होता है कि वो बाकी केस टेकअप नहीं होते हैं, फिर महीनों चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हाथ में है, और जो भी सेंसिटिव चीफ जस्टिस हैं वो डे टू डे देखते हैं कि हमारी पेंडेंसी फाइलिंग क्या है और पेंडेंसी क्या है, ये उनके लेवल पर है। ठीक है। पंजाब हाई कोर्ट का जो मैटर है उसमें 1 साल से आदमी का जो लिस्ट मैटर पड़ा हुआ है, वाई नॉट लिस्टेड, उसका यही कारण है। तीसरा कारण यह है कि जो रजिस्ट्री होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, वो टाइम से केस लिस्ट नहीं करती है, उसके अपने कंसिडरेशन है, या तो वो लापरवाही है, उनके और कुछ रीजन है। इसको भी चीफ जस्टिस को देखना चाहिए, और ये टोटल जिम्मेदारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस होती है, बिकॉज ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है रोस्टर के मास्टर है। अगर ये अपने लेवल पे देख लें तो ये एक दिन भी बेल एप्लीकेशन डिले नहीं हो सकती है। एक मेरा और सजेशन है कि जो न्यायाधीश, माननीय चीफ जस्टिस देखते हैं कि अगर न्यायाधीश की क्षमता, हर आदमी की अलग क्षमता होती कार्य करने की, अगर उनकी क्षमता 25-30 केस डिसाइड करने की है तो उनके यहाँ 25-30 ही केस भेजें, क्यों 150-200 केस भेज देते हैं? होता क्या, वो बैकलॉग हो जाता है, और इतना ज्यादा बैकलॉग हो जाता है कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है। मेरा सजेशन ये है कि अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस डे टू डे मॉनिटर करें तो बेल एप्लीकेशन टाइम से डिस्पोजल होती रहे। ठीक है। चलिए वेदभूषण जी, एक बात बताइए, यहाँ पर पूरी बेल प्रक्रिया में, चलिए जो कोर्ट की तरफ से है वो तो एक अपना प्रोसेस है, लेकिन अगर पुलिस महकमे की तरफ से देखा जाए तो वहां पर क्या चार्जशीट में हिलावाली, या फिर ये मानकर चला जाए कि जो पुलिसकर्मियों की अपनी प्रक्रिया होती है, चाहे वो वेरिफिकेशन को लेकर हो, चाहे वो दूसरी चीजों को लेकर हो, उस बाबत भी देरी कहीं ना कहीं जो बेल याचिका है उसको प्रभावित करती है? जी प्रियंका जी, अभी जस्टिस साहब ने बहुत
महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं आपके चैनल पर। मैं एक आम भाषा में आपको बताऊं, उसमें लिखा हुआ है बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन केस के अंदर ही जेल में भेजा जाए। और ये पेंडेमिक के टाइम पर बिल्कुल स्पष्ट आदेश था कि ज्यादा से ज्यादा बेल दी जाए। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में चाहे सीबीआई है, चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे स्टेट की पुलिस है, ईडी है और जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, वो कभी नहीं चाहती कि उनके एक्यूज की बेल हो जाए। वो हमेशा हमेशा अपोज करते हैं, क्योंकि उनकी माना जाता है कि उनकी ड्यूटी है। यदि वही रिकमेंड करेंगे कि यदि बेल दी जाए तो माना जाएगा, कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि पुलिस या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कहीं ना कहीं कराइट है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। अभी आपने देखा कि गुजरात ग्रुप में जो 1 साल से देवंगना कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल बंद थे, तनहा, जिनको अभी हाई कोर्ट ने बेल दी। और दिल्ली पुलिस के ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पास किया कि इनको पहले बेल बनती थी। इसका आम भाषा में यदि माना जाए, 1 साल बाद यदि आप कोर्ट में तय होता है कि ये ऑफेंस ही बनता था, तो इनको जेल में रखना आप कितनी बड़ी जाति है, चाहे प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, चाहे कोर्ट है, कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई अपने जेल के अंदर लैंग्वेज ना आए, पढ़ा ना रहे, उसकी सफाई ना करे। इसी क्रम में सेक्शन 39 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिए हैं, बिल्कुल जायज है। जस्टिस साहब ने भी बड़े एक्सप्लेन किया है कि कोर्ट को प्रोएक्टिव होकर तमाम ऐसे मैटर सुनवाई करनी चाहिए। जहां अमरीश राय केस के अंदर बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया कि जहां 7 साल से नीचे की सजा का प्रावधान है, उन केसेस के अंदर अरेस्ट ना की जाए अनटिल अनलेस बहुत जरूरी ना हो। और जजिस को भी डायरेक्शन है, मजिस्ट्रेट को भी डायरेक्शन है, तो मैकेनिकल वे के अंदर आकर बेल ना दे। तो इस तरह से इन तमाम चीजों को समझते हुए जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, ऑर्डर है, इनको तमाम को कंप्लायंस करने चाहिए। ये एक प्रोसिक्यूशन की तो जिम्मेदारी है कि अपने किसी को स्ट्रांगली प्रोसिक्यूट करे, परंतु अदालतों का भी जिम्मेदारी है कि यदि प्रोसिक्यूशन ने किसी वजह से अरेस्ट कर लिया है या जेल में है, तो उनकी जल्दी सुनवाई हो, उनके जो राइट है उनका कोई इन्फ्रिंजमेंट ना हो। इसी क्रम के अंदर जो आदेश है इसको समझा जाना चाहिए, और इसकी पुष्टि भी जज साहब ने भी की है। और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि बेल का राइट है, क्योंकि राइट टू बेल एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट प्रोवाइड किया है। परंतु मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ प्रियंका, अभी आपने देखा होगा पेंडेमिक के दौरान में दिल्ली के अंदर 3000 से ऊपर क्रिमिनल को पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम था और वो अंडर ट्रायल थे। परंतु उसका दूसरा भी पक्ष हम सबको ध्यान रखना चाहिए, उसमें हजारों क्रिमिनल ऐसे हैं वो वापिस जेल में नहीं आए। तो ये भी जिम्मेदारी है जुडिशरी की, और करें कि उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उसमें क्या मैकेनिकल क्या इस्तेमाल किया जाए कि जल्दी उनकी वेरिफिकेशन हो जाए। जैसा कि आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये पिछड़ा तोड़ ग्रुप की सुनवाई जारी है, उसमें ये एस्टेब्लिश होगा कि क्या हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था इनको बिल देने का जायज है या उनकी जुडिशियल कस्टडी में रखा जाना जरूरी है। ठीक है, पब्लिक डोमेन के अंदर और पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए कि किस तरह से कोर्ट के अंदर सिस्टम चलते, हर टाइम अदालतों को कोसने से या प्रोसिक्यूशन को कोसने से काम नहीं चलता। जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर तमाम को आना ही होगा। बिल्कुल, यानी कि जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए पे। जी हाँ, बेल को लेकर जिस तरह से याचिका सामने आती है लेकिन फिर भी सही वक्त पर सुनवाई नहीं हो पाती है, कभी वेरिफिकेशन की वजह से मामला अटकता है या फिर दूसरी प्रक्रिया की वजह से देखा जाता है कि लिस्टिंग बेल के मामले के सही तरीके से नहीं हो पाती है। आखिर कारण क्या है इसके पीछे, इस बाबत बात करने के लिए हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली दंगा मामले में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके आदेश को पूरी तरीके से मिसाल नहीं माना जा सकता, महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके चलते जस्टिस गुप्ता ने भी ये बात कही थी कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस बाबत एक अखिल भारतीय तरीके से भी इसका असर पड़ सकता है। इस बयान को या फिर इस निर्देश को, इस आदेश को किस तरीके से लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जितने हैं वो संवैधानिक एक उनका दायरा है, उसके तहत होते हैं। कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन करता है और कोर्ट अपनी टिप्पणियां भी करता है, जिससे जो संबंधित अधिकारी हैं, जो एजेंसीज हैं, वो उसी हिसाब से काम करें। कोर्ट समय समय पर, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारे कोर्ट अपने टिप्पणियां करते हैं, उन टिप्पणियों को गंभीरता से लेना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है, कोर्ट की टिप्पणियों को गंभीरता से न लेकर के और कोर्ट की टिप्पणियों को
या तो नजरअंदाज किया जाता है या ये माना जाता है कि इसका कोई मतलब नहीं। ये गलत बात है। कोर्ट की टिप्पणी जो भी हो रही है, जैसे अभी आपने बताया वो टिप्पणी हुई, उसको गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। और अगर जो भी संबंधित एजेंसी है, अगर कोर्ट की टिप्पणियां गंभीरता से ली जाने लगे तो जो रूल ऑफ लॉ है वो स्टेब्लिश हो जाए। मनमानी का स्कोप कहीं पर भी नहीं है, मनमानी का स्कोप इन अदालतों को भी नहीं है। हमारे संविधान में मनमानी का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन कोर्ट बहुत गंभीर है इन सब बातों पर। इन कोर्ट की टिप्पणियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यानी कि कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं उनको गंभीरता से लेने की जरूरत है। यहाँ पर अगर देखा जाए वेद भूषण जी, कई बार देखा जाता है कि बेल के लिए बाकायदा रिट याचिका भी दाखिल की जाती है। इसे किस हद तक सही माना जा सकता है इस प्रक्रिया को? देखिए, ये उनका एक राइट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, पर ये जिम्मेदारी कोर्ट की भी है कि वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के आधार पर कि उसकी गंभीरता, अभी आपने नाम लिया ये एनआरसी को लेकर जो दंगे हुए, वो इतने सीरियस दंगे थे कि उस टाइम पर उनको कस्टडी में रखना बहुत जरूरी था। पर वो अनलिमिटेड टाइम के लिए उनको नहीं रखा जा सकता कि अनंत टाइम तक, जब तक ट्रायल पूरा ना हो जाए। तो इसलिए ये कोर्ट की भी जिम्मेदारी है और प्रोसिक्यूशन एजेंसी की भी जिम्मेदारी है। कोर्ट की जो जस्टिस है वो इस समाज का हिस्सा है, वो भी टीवी देखते हैं, आपका चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, समाज की तमाम बातें उन तक पहुंचती हैं। तो वो भी कई बार एग्री करते हैं कि इन हालातों में इनको रखना जरूरी था। हालांकि कई बार जीरो एविडेंस पर सालों एक्यूज जेल में रह जाते हैं, वो भी गलत है। तो इसलिए इसमें एक बैलेंस बनाए जाने की जरूरत है कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की बात भी देखी जाए और कानून की स्थिति भी देखी जाए, समाज की देखी जाए और एक्यूज की भी स्थिति देखी जाए। जैसे पिंजरा तोड़ जो ग्रुप है, ये जो दो लड़कियां हैं, दिव्यांगना और कलिता और नताशा, ये पढ़ी लिखी जेएनयू की लड़की है, ठीक है। किसी वजह से जो भी उनके खिलाफ एलिगेशन है वो लगाए हैं, पुलिस ने लगाया, अभी उनका ट्रायल भी शुरू ही नहीं हुआ है, वो एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ है कि क्रिमिनल है या नहीं है। तो हाई कोर्ट ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस को स्ट्रक्चर पास करते हुए उनको बेल दे दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट पे दोबारा विवेचना करेगी, अपना देखिए कि क्या बेल जायज है नहीं जायज है। उसमें कई चीजों का ध्यान रखा जाता है प्रियंका, कि क्या उनको बेल देने के बाद में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि एक्यूज ट्रायल के लिए अवेलेबल ना हो, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे और किसी तरह की कोई टेक्निकल लीगल प्रॉब्लम ना करते जिससे कि प्रोसिक्यूशन को या ट्रायल करने में प्रॉब्लम आए। तो तमाम चीजों को समग्र रूप से एक टोटलिटी के अंदर देखा जाता है और तमाम कोर्ट भी उस चीज को बहुत ध्यान से देखती है, बारीकी से देखती है। और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, जैसा साहब ने बताया, सबको रिगार्ड करना चाहिए, तभी एक सिस्टम गुडप्रूफ सिस्टम बनेगा। और जो हमारी अदालतों का सम्मान है वो सर्वोपरि है, कि आदेशों का बहुत गहराई से पालन किया जाना चाहिए और ये मैसेज तमाम समाज के अंदर पहुंचना चाहिए कि हमारे अदालतों का आपको विश्वास रखे, पूरा न्याय मिलेगा। तो ये अदरवाइज अभी जैसा प्रचलन समाज के अंदर इस देश में आ रहा है कि कोर्ट के प्रति भी लोग बगावत करने पर आ गए, तो एक अच्छा मैसेज आएगा कि हम एक समग्र रूप से टोटल इन तमाम चीजों का एक निर्णय करें और समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज अदालतों के प्रति भी जाता। ठीक है रविंद्र जी, यहाँ पर यूएपीए के ऊपर जो कोर्ट का फैसला है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं, अगर वो कितना सार्थक माना जाए उसे? रविंद्र जी। चलिए, यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसी बाबत वेद भूषण जी यही सवाल आपसे भी है कि जो यूएपीए कानून है उस पर जो हाई कोर्ट का फैसला है, आखिर उस पर आपका क्या नजरिया है? उसमें जो एविडेंस कलेक्ट किए गए उस टाइम पर जो हालात थे, क्योंकि ये यूएपीए से ये जो पिंजरा तोड़ जो ग्रुप है, मैंने भी इनके डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं और उस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा कि वो उनके डेमोन्स्ट्रेशन सही थे या गलत थे। कई बार वो कानून को मानते नहीं थे, कोई उनके पास परमिशन नहीं थी। डेमोन्स्ट्रेशन करना बिल्कुल राइट है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आपका अधिकार है कि आप अपनी बात को समाज के अंदर पहुंचाएं, पर किस तरह से पहुंचाएं? क्या सारे कायदे कानून तोड़कर आप पार्लियामेंट पर आकर डेमोन्स्ट्रेशन कर लगे? कल को कहेंगे हम कोर्ट के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके धरने पर बैठ जाएंगे। तो ये तमाम के लिए कोई सीमा है, कोई लक्ष्मण रेखा तमाम के लिए फिक्स है। तो यदि उन्होंने यूएपीए के कानून को तोड़ा है और उसमें पुलिस का अपना स्टैंड है, उनके खिलाफ एविडेंसेस हैं जिसका ट्रायल होना है, तो ये तमाम चीजें देखी जानी चाहिए कि क्या यूएपीए, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनको अभी हाल के दौरान में बड़ा चर्चा का विषय है, जैसे देशद्रोह का मामला है, उसके खिलाफ के भाई ये प्रोसिक्यूशन इनको प्रूव नहीं कर पाती, पर उसका मतलब ये नहीं कि उनके खिलाफ मुकदमे ना दर्ज हों,
उनकी इन्वेस्टिगेशन ना की जाए, वो पक्ष भी बहुत जरूरी है। तो किसी कानून को एकदम अबॉलिश नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, धैर्य रखने की जरूरत होती है। तो यही तमाम चीजें हैं जो समाज को आगे लेकर जाएंगी और इस देश में रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो। ठीक है, यहाँ पे वेदभूषण जी आपने राजद्रोह की बात की थी, इसी दौरान शांति भंग को लेकर भी एक मामला सामने आया था। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन सहित 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में मुक्त भी किया था, लेकिन इधर पुलिस की तरफ से 6 महीने में जांच पूरी न होने की बाबत बाकायदा ये देखा गया कि कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 116(6) के तहत ये फैसला दिया था। ये जो एक पुलिस की, इसे हम कमजोरी मानकर चले या फिर लापरवाही मानकर चले? देखिए, केस टू केस डिफर हो सकता है। कानून में बिल्कुल लिखा हुआ है, बेल का प्रोविजन है, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, मैंडेटरी बेल का प्रोविजन है, और उसके साथ साथ कन्विक्शन के बाद भी बेल का प्रोविजन है। मैं आपको दोबारा बताऊं, कानून में स्थिति बिल्कुल क्लियर है, कन्विक्शन के बाद भी बेल देने का प्रोविजन है। जहां तक आपने मथुरा केस का एग्जाम्पल दिया, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं पूरी हो पाई, क्यों प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो पुलिस की, लोकल पुलिस, क्यों उसको चार्जशीट नहीं कर पाई, क्यों किस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, क्या उसके पीछे कोई लेबोरेटरीज की रिपोर्ट आनी थी, क्या उसमें एविडेंस और कलेक्ट करने थे, ये केस टू केस डिफर कर सकता है। परंतु एस्टेब्लिश लॉ है कि बेल एक राइट है, ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, जो उसके टाइम लिमिट फ्रेम की गई है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। यदि उसके अंदर वो फ्रेम नहीं कर पाएंगी तो बिल्कुल एक्यूज का राइट है और कोर्ट्स का राइट है कि उनको अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बेल देना, उनको इवन पर्सनल श्योरिटी पे छोड़ने का भी राइट है। केवल डेथ एक ऐसा एक्सेप्शन है कि डेथ के केस के अंदर को इस एक्सेप्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाऊं कि किसी की केस की सजा 2 साल और वो आदमी 2 साल तक बेल नहीं मिल पाती, तो वो तो अपनी सजा से ज्यादा जेल में रह चुका। तो इसीलिए प्रोविजन रखा गया कि कोर्ट उसको पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर उसको बेल देते, और ये जायज भी है। सजा से ऊपर ज्यादा बेल काट चुके हो तो बिल्कुल एक कॉमन लॉजिक है, आम आदमी की भाषा, जितनी मुझे सजा मिलनी है उससे ज्यादा जेल रह चुका हूँ। तो इसलिए तमाम चीजें हैं, इसका मैसेज जाना चाहिए, समाज समझ रहा है, देखेगा। तमाम स्क्रूटनी के अंदर है, आज की डेट में मीडिया का टाइम है, आप लोग तमाम चीजों को डिबेट करते हैं, तमाम आपकी बातें सुनी जाती हैं और आगे भी सुनी जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रविंद्र और साथ ही वेदभूषण जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही बेल का खेल आखिर कहां पर शुरू होता है और कैसे इसका समाधान होता है। हो सकता है कि आप इस बाबत समझ भी गए हों कि किस तरीके से बाकायदा का प्रोसीजर होता है, जिसको फॉलो करने के साथ ही इस बेल के खेल से बाहर निकला जा सकता है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बेल के साथ।